हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। ब्रिजिंग द गैप इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है औरतों की दुर्दशा पे। भारत जैसा देश जो दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, आज भी हमारी औरतें क्यों पिछड़ी हुई हैं। आज मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर को चेंज किया है जिससे आपकी आंखों पे कम जोर पड़े और साथ में इस कलर में न्यूज़पेपर वाली फीलिंग ज़्यादा भी आती है ना। बताना कैसा लगा ये इनिशिएटिव। आज का क्विज़ दिखा रहा हूँ आपको। इस आर्टिकल में ग्रामर, वोकैब और जो भी स्ट्रक्चर्स आप सीखोगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। शुरू करें क्लास को। चलिए, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। ऑलराइट, कह रहा है ब्रिजिंग द गैप। देखिए, एक ईडियम होती है इंग्लिश में, ब्रिज द गैप। इसका मतलब होता है खाई को पाटना, किसी कमी को दूर करना। अगर आप में कोई डेफिशिएंसी है, अगर आपने उसको दूर किया, उस पर काम किया, देन यू आर जस्ट ब्रिजिंग अ गैप। अब ध्यान रखें, इसका एक और मीनिंग भी है। ब्रिजिंग के अलावा एक और इसका फॉर्म भी है, प्लगिंग द गैप, है ना। तो ब्रिज और प्लग वर्ड्स एक दूसरे से इंटरचेंजेबली यूज होते हैं इस ईडियम में। कभी आपको ईडियम मिलेगी प्लग अ गैप, कभी मिलेगी ब्रिज अ गैप। अब ये बनी कैसे है? गैप का मतलब है खाई, ब्रिज का मतलब है पाटना। खाई के अंदर समझ गए ना, मिट्टी विट्टी डाल के किसी चीज़ को, खाई को बंद करना, वही होता है ब्रिज द गैप। चलो अब देखते हैं ये कौन सी खाई है, उसको कैसे पाटा जाएगा, कौन सी कमी है। टाइटल पैराग्राफ से पता लगेगा। कह रहा है इंडिया नीड्स टू हेल्प विमेन गेट ग्रेटर एक्सेस टू जॉब्स एंड रिसोर्सेज। कह रहा है भारत को ज़रूरत है नीड्स, और क्या करने की, कि वो मदद करे। और किसको मदद करे? हमारी औरतों को। अच्छा, किस काम में? कि वो पालें और ज़्यादा उपलब्धता को, एक्सेस को, पहुंच को। और कहाँ तक ये एक्सेस होगा? नौकरियों और संसाधनों तक, जॉब्स एंड रिसोर्सेज तक। तो भारत को भी बहुत ज़रूरत है कि कुछ भी करके हमारे देश की औरतों को एम्पावर करें, सशक्त बनाया जाए, ताकि उनको नौकरियां और संसाधन दोनों ही और ज़्यादा अच्छे से मिल सकें। इंडिया आपका सब्जेक्ट है, नीड्स आपकी वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब ग्रीन और पिंक में आपको मिलेगा हर सेंटेंस का। अगर आपसे मुझसे कोई एक बार एक सेंटेंस में पूछे कि मुझे इंग्लिश में इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, और मैं उसको बता सकूंगा, तो मैं यही बताऊंगा, हर सेंटेंस जो पढ़ते हो उसका सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई करना ढूंढ लो। तो ये मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई कर दिया है। अपनी अंडरस्टैंडिंग से मेरी अंडरस्टैंडिंग को मैच करते रहना हर सेंटेंस पढ़ते हुए, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो, अब दो चीज़ें देखेंगे इस सेंटेंस में। पहली चीज़ तो ये है कि एक्सेस के बाद में टू लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। और दूसरी चीज़, हेल्प वर्ब कैसे यूज़ की जाती है। देखो, पहले हेल्प का बताता हूँ। हेल्प विमेन गेट जो लिखा है ना, आप इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते थे, हेल्प विमेन टू गेट। हेल्प एक ऐसी वर्ब है, उसके बाद में अगर दूसरी वर्ब आएगी, चाहे तो टू लगा करके आ जाए, चाहे टू के बिना आ जाए, वर्ब की बेस फॉर्म। तो हेल्प विमेन गेट एंड हेल्प विमेन टू गेट एक ही बात है। दूसरा, एक्सेस के बाद में टू यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि एक्सेस एक नाउन है। अगर एक्सेस एक वर्ब होता, उस केस में इसके बाद टू नहीं आता। जैसे एक सेंटेंस बता रहा हूँ, आई नीड टू एक्सेस दिस कंप्यूटर। मुझे ये कंप्यूटर एक्सेस करने की जरूरत है। आई नीड टू एक्सेस दिस कंप्यूटर। तो एक्सेस दिस कंप्यूटर, एक्सेस यहाँ पे एक वर्ब है, इसलिए इसके बाद टू नहीं आ रहा। याद रखना, वर्ब फॉर्म में कोई प्रीपोजिशन नहीं, नाउन फॉर्म में हमेशा अपने बाद ये वर्ड टू लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ देखिए, एग्जाम्स की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना और उनको एनालाइज करना। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे ढंग से, उतना ही अपने स्कोर को बूस्ट करोगे। और मॉक टेस्ट के लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है टेस्टबुक.com। रीजन इसका सिंपल सा है, 43,000 मॉक टेस्ट 550 से ज़्यादा एग्जाम्स के एक सिंगल पैकेज में आपको मिल जाते हैं। अब इसमें मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, खूब तैयारी का मौका आपको मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में आप अवेल कर सकते हैं, 1 साल के लिए 499 में, 3 सालों के लिए 699 के पैकेज में। लेकिन ध्यान रखना, ये प्राइसेस पे आपको मिलता है ऑफ अगर आप यूज़ करते हैं कोड YT10। जैसे ही कोड को लगाओगे, 499 वाला मिलेगा 375 में, 69 वाला मिलेगा आपको 525 में। टेक्स्ट बुक का लिंक मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में। कोड YT10 को लगा के डिस्काउंट लेना ना भूलें। आ जाओ, आज के वर्ड्स हैं रील फ्रॉम या रील अंडर, अबिस्मल, पैरामीटर और स्टैग्नेशन। 2 पुराने वर्ड्स हैं, 2 नए वर्ड्स हैं, मैंने ऐड कर दिए। रील फ्रॉम का मतलब आप जानते हैं, किसी चीज़ के अंदर लड़खड़ाना, किसी काम में। कोई ऐसा काम अगर आपके ऊपर सर पे डाल दूं जो आपसे हो ही ना, आपको मैं बोल दूं कि
15 घंटे में एसएससी का सारा सिलेबस पूरा करना है, आपको सारा रिवीजन करना है। तो एक ऐसा काम है जो होना बड़ा मुश्किल है 15 घंटे में। तो आप क्या करोगे, इस काम से बोझिल हो जाओगे, इसके अंदर रील अंडर या रील फ्रॉम करोगे। टू गो थ्रू ए डिफिकल्ट टाइम बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की वजह से खराब वक्त से गुजरना कहलाता है रील फ्रॉम। अब इसके सिनोनिम है फॉल्टर या स्टैगर, दोनों का मतलब होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। आज फॉल्टर नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। आवर इकॉनमी इज स्टिल रीलिंग फ्रॉम या रीलिंग अंडर द कोविड-19 पैंडमिक, हमारी अर्थव्यवस्था आज भी लड़खड़ा रही है, रील फ्रॉम कर रही है, रील अंडर कर रही है कोविड-19 महामारी के अंडर। तो ये जो वर्ड है ना, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। एक और वर्ड आएगा अबिस्मल। अबिस्मल का मतलब होता है या तो बहुत पुअर हो, बहुत ख़राब हो, और या फिर कोई चीज़ बॉटमलेस हो जिसका कोई पैदा ही ना हो। जैसे आपकी परफॉर्मेंस है, मान लो गिरती जा रही है, तो मैं बोलूँगा योर परफॉर्मेंस हैज़ बिकम अबिस्मल, आपकी परफॉर्मेंस का तो कोई पैदा ही नहीं है, कोई बॉटम ही नहीं है, वेरी पुअर है और गिरती जा रही है। तो हर चीज़ के लिए जो नेगेटिवली चल रही हो ना, नेगेटिव टेरिटरी में हो, नेगेटिव ग्राफ बना रही हो, उसके लिए अबिस्मल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे जीडीपी अगर गिर रही है तो जीडीपी इज अबिस्मल, है ना। अब इसके 3 सेंटेंस है बना के आपके सामने रखे हुए हैं, इन सेंटेंसेस में यूज हुई है। जैसे टीम लॉस बिकॉज ऑफ द अबिस्मल परफॉर्मेंस ऑफ द बैट्समैन, टीम जो है हारी है, वो क्यों हारी है, खराब परफॉर्मेंस की वजह से हमारे बैट्समैन की। वैसे ही साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ फिश इन द अबिस्मल डेप्थ्स ऑफ अटलांटिक ओशियन, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक नई प्रजाति को मछलियों की जो है अबिस्मल डेप्थ्स में, गहरी खाइयों में अटलांटिक ओशियन की। अब ये अबिस्मल यहाँ पे बता रहा है बॉटमलेस, जो बहुत गहरा हो, जिसका कोई बॉटम ना हो। चलिए एक वर्ड और देखोगे आज, पैरामीटर। हिंदी बोलते हैं इसको कसौटी, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क। द जॉब वॉज वेरी गुड ऑन मैनी पैरामीटर्स, जो नौकरी थी वो बहुत अच्छी थी कई कसौटियों पे। टाइम के हिसाब से भी अच्छी थी, पैसे के हिसाब से भी अच्छी थी, पीस ऑफ माइंड के हिसाब से भी अच्छी थी। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, टाइम, पीस ऑफ माइंड, पैसा, ये पैरामीटर्स हैं, कसौटियाँ हैं। ये वर्ड आर्टिकल में आज आएगा। फिर एक लास्ट वर्ड है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है पता है आपको, रुका हुआ पानी होता है ना, रुका हुआ पानी कहीं नदी में, नाले में, है ना, वो ख़राब भी हो जाता है, दूषित हो जाता है, वो स्टैग्नेटेड पानी होता है। स्टैग्नेशन का मतलब होता है मोशनलेसनेस, किसी चीज़ का जो जिसके अंदर गति होनी चाहिए, अगर वो रुक जाए तो वो स्टैग्नेशन की स्टेट में आ जाती है। इसको इनएक्टिविटी, डेडलॉक या इम्पास भी बोलते हैं। जैसे विद हाई एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन स्टैग्नेशन हैज़ सेट इन द इकॉनमी, हाई एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की वजह से, ज़्यादा महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से हमारी इकॉनमी में गतिहीनता आ गई है, सेट इन कर गई है, शुरू हो गई है हमारी इकॉनमी के अंदर। ठीक है, तो स्टैग्नेशन का मतलब ऐसे आप निकाल सकते हैं, गतिहीनता बोलते हैं हिंदी में। 4 ही वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए हैं ताकि सही से पिक्चराइज कर सको। चलिए एक समरी आपको दे दें किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इंडेक्स आता है हर साल, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। 2022 में भी इंडेक्स पब्लिश हुआ। इस इंडेक्स से हमें पता लगता है कि औरतों के पास कितने अधिकार हैं, कितने राइट्स हैं, कितनी जॉब्स हैं। तो इससे हमें ये पता लगा कि इंडिया का रैंक बड़ा ख़राब आया है, 135 आया है आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। हमें ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज़ के आसपास रखा गया है। कहने का मतलब ये, इंडिया में औरतों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग मूव है, सरप्राइजिंग जो है न्यूज़ है इंडिया के लिए। इस फ्रंट पे भी इंडिया को काम करना चाहिए। डेवलपमेंट वो होती है जिसमें सभी एक साथ मिलकर भागीदार हों। अगर आपकी आधी पॉपुलेशन डेवलपमेंट का भागीदार नहीं है, डेवलपमेंट का फ़ायदा नहीं उठा रही है विकास का, तो ऐसे विकास का कोई भी लॉजिक नहीं है। आगे बात समझ में। थोड़ी सी वरिंग टोन आज की, वरीड है भारत में औरतों की दशा को लेकर के, और सजेस्टिंग है, सजेस्ट भी कर रहा है क्या करना चाहिए। शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है द स्ट्रगल टू अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड ब्रिज द गैप बिटवीन मेन एंड वीमेन इज़ अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट वन। कह रहे जो स्ट्रगल है, जो जंग है, किस काम को करने की भाई, जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने की। जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, जेंडर के हिसाब से सबको समानता मिले। ऐसा नहीं है आदमी है तो ज़्यादा जॉब्स हैं, औरतें हैं तो कम जॉब्स हैं, ऐसा नहीं। तो इस जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने की जो स्ट्रगल है, और दूसरा कौन सा काम, ब्रिज द गैप करने की जो स्ट्रगल है, खाई को पाटने की जो स्ट्रगल है मेन एंड वीमेन के बीच में, इनके बीच में जो फासला है उसको दूर करने की। कह रहे ये जो स्ट्रगल है ना इन दोनों कामों की, ये स्ट्रगल एक लंबी है और बहुत मुश्किल वाली स्ट्रगल है। ये काम लंबे तो मतलब लॉन्ग टर्म में आसान नहीं होने वाला।
स्ट्रगल आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, सेंटेंस बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। अब आगे बढ़ो। कह रहे इंडिया हैज़ गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी टू डू मच बेटर फॉर half of its population with the global gender gap index for 2022 released by the World Economic Forum on Wednesday, placing it at 135 out of 146 countries। अब बता रहे इंडिया में स्ट्रगल ज़्यादा क्यों है। कह रहे इंडिया को मिल गया है दूसरा एक मौका। इंडिया हैज़ गोट अनदर अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, अनदर मतलब दूसरा। तो क्या मिल गया, दूसरा मौका मिल गया इंडिया को, और क्या करने का, और अच्छा करने का, डू करने का, मच बेटर, मच बेटर मतलब और ज़्यादा अच्छा। अच्छा किसके लिए, अपनी आधी पॉपुलेशन के लिए, अपने कंट्री की औरतों के लिए, फॉर हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, औरतें आधी पॉपुलेशन है ना अपनी। अब देखो कैसे मिला ये मौका, ये मौका मिला इस चीज़ के साथ ही, विद किसके साथ भाई, ये जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है 2022 का, जो रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और कब किया गया, वेंसडे को, इस बुधवार को। कह रहा है इसके साथ ही, इस ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो इसने रिलीज़ किया है, कह रहा है इसके प्लेस कर देने के साथ ही, रख देने के साथ ही, इट को यानी इंडिया को 135वें स्थान पे 140 कंट्रीज़ के अंदर। तो जैसे ही इस इंडेक्स ने हमें इतना नीचे धकेला, तो इसी के साथ ही हमारे पास एक मौका मिल गया है कि हम काफ़ी अच्छा अपनी कंट्रीज़ की औरतों के लिए कर सकते हैं। इंडिया हैज़ गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी। पूरी अंडरस्टैंडिंग आ रही है ना सेंटेंस की, स्ट्रक्चर को आपको समझना है। इंडिया सब्जेक्ट है, हैज़ गॉट इसकी वर्ब है। ये बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, याद रखें कंपैरेटिव डिग्री अपने पहले अगर कोई एडवर्ब लेगी तो वो कभी भी वेरी, सो या मोर नहीं हो सकती, वो हमेशा होगी मच या फार। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे लोकल प्रोडक्ट्स आर प्राइस्ड मोर चीपर देन ब्रांडेड वंस, लोकल प्रोडक्ट्स को प्राइस किया जाता है ज़्यादा सस्ता बजाय कि ब्रांडेड वंस के, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के, ठीक है। चीपर क्या है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। तो इससे पहले मुझे क्या नहीं रखना, इससे पहले सर मुझे एक तो मोर नहीं रखना, और इससे पहले मुझे नहीं रखना वेरी, है ना, और इससे पहले मुझे नहीं रखना सो। तो क्या रख सकते हैं यहाँ पे, ये तीनों ही गलत है, मुझे रखना है मच चीपर। अगर रखना ही है तो मैं लिखूंगा मच या लिखूंगा फार। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़े। कह रहे बट द न्यू डेटा, अब देखो यहाँ पे लग गया डैश और फिर यहाँ पे लग गया डैश। इस डेटा के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा। कह रहे बट द न्यू डेटा, India's ranking in 2021 was 140 out of 156 countries, hardly brings cheer as India has fared the worst in at least one of the parameters, health and survival, in which it took the last spot। कह रहा लेकिन जो डेटा आया है, बट द डेटा, कह रहा डेटा ये है, इस डैश से डैश के बीच में इंडिया की रैंकिंग 2021 में थी 140 156 में से, अब 2022 में हो गई है 135 146 में से। कह रहा है ये जो डेटा है ना इस तरह का, ये ना के बराबर ही ब्रिंग करता है चीयर को। हार्डली मतलब ना के बराबर, ब्रिंग का मतलब है लाना, चीयर का मतलब है खुशी। ये ना के बराबर ही खुशी लेकर के आता है। अच्छा क्यों भाई, ऐसा क्यों है? कह रहा है क्योंकि एस इंडिया ने फेयर किया है, इंडिया ने परफॉर्म किया है सबसे खराब, द वर्स्ट, और किस में किया, एक में, कम से कम एक, वन ऑफ द पैरामीटर्स में, कम से कम एक कसौटियों में। समझ में, कई कसौटियाँ इसमें, उनमें से कम एक कसौटी में इंडिया दुनिया में सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है। अब वो कसौटी कौन सी है? हेल्थ एंड सर्वाइवल, औरतों के लिए। अब कह रहे जिसके अंदर इन विच इंडिया ने ले लिया लास्ट स्पॉट को, आखिरी स्थान को। आई बात समझ में? तो डेटा देख करके कुछ भी खुश होने जैसा नहीं है। इस बार तो इंडिया एक कसौटी के अंदर दुनिया में सबसे पिछड़ा हुआ है। न्यू डेटा की वर्ब है ब्रिंग्स, इंडियाज रैंकिंग की वर्ब है वॉज। हार्डली का मतलब है ना के बराबर, हार्डली को बेयरली, स्केर्सली, रेयरली ऐसा भी बोलते हैं। इंडिया की वर्ब है हैज़ फेयर्ड, इट की वर्ब है टुक। समझ में आ गया सेंटेंस? चलो अब ये वन ऑफ के बाद में वर्ब की मतलब जो है नाउन जो है वर्ब जो है प्लूरल में आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको कल भी करवाया था, वन ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन। तो इसलिए हमने लिखा है पैरामीटर्स, पैरामीटर मतलब कसौटी, बेंचमार्क, स्टैंडर्ड, यार्डस्टिक। तो इसको अपन ने प्लूरल बना के लिखा है वन ऑफ के बाद। और इसमें कुछ देखने वाला है, हाँ, डेटा को हमेशा प्लूरल वर्ब दी जाए। डेटा क्या होता है? प्लूरल। सिंगुलर होता है डेटम।
बैक्टीरियम बैक्टीरिया, डेटम डेटा, अडेंडम अडेंडा, पोडियम पोडिया, स्टेडियम स्टेडिया, मीडियम मीडिया, याद है ना, नाउन चैप्टर में कर चुके हैं। तो डेटा जो है उसी चैप्टर के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए प्लूरल, इसलिए वर्ब होनी चाहिए प्लूरल, लेकिन यहाँ पे इसने गलती कर दी, इसने इसको सिंगुलर वर्ब दे रखी है। तो इस सेंटेंस में गलती है जो आपने अभी पकड़ी है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे कहीं डेटा आएगा ना तो उसको ये प्लूरल वर्ब देगा, बस यहाँ पे ही गलती करके बैठा है। कह रहे द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बेंचमार्क्स द करंट स्टेट एंड इवोल्यूशन ऑफ जेंडर पैरिटी अक्रॉस 4 डायमेंशंस। कह रहा है ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ना, ये बेंचमार्क करता है। बेंचमार्क करने का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज करना, किसी चीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में बांट देना। ये जो है कैटेगराइज करता है, बेंचमार्क करता है करंट स्टेट को, हाल की हालत को, और इवोल्यूशन को, डेवलपमेंट को, और किस में, जेंडर पैरिटी में, लिंग समानता में, और कहाँ पे, 4 डायमेंशंस के अंदर, 4 पहलुओं के अंदर। तो ये इंडेक्स जो है ना 4 पहलुओं में देखता है कि औरतें और आदमी कितने बराबर हैं। कहने का मतलब ये बेंचमार्क करता है, उनको कैटेगरीज में डालता है। अब देखो वो कौन कौन से जो है डायमेंशंस, कौन कौन से पहलू हैं। पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट, तीसरा हेल्थ एंड सर्वाइवल, चौथा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मतलब इकॉनमी में कितनी भागीदारी है औरतों की आदमियों के सामने, और कितने मौके उनके पास हैं, कितनी जॉब्स हैं। दूसरा, उनके पास कितने एजुकेशन पाने के कितने उनके पास जो है रास्ते हैं, एजुकेशन अटेनमेंट। तीसरा, हेल्थ एंड सर्वाइवल, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, इलाज कैसा मिलता है। और चौथा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या है वहाँ के लेजिस्लेटिव में। तो ये 4 पहलुओं पे काम करने वाला जो है इंडेक्स है। अब देख लो ये तीसरा पहलू कौन था, हेल्थ एंड सर्वाइवल, जिसमें इंडिया ने पूरी दुनिया में वर्स्ट परफॉर्म किया है औरतों के लिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इंडिया रैंक्स पुअरली अमंग इट्स नेबर्स एंड इज बिहाइंड बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव्स एंड भूटान। कह रहा है इंडिया जो है रैंक करता है बड़े ख़राब तरीके से, बड़ा ही पूरा पुअर रैंक है इसका, इसके ही नेबर्स में, पड़ोसियों में, और पीछे है इन सभी कंट्रीज से जो एक्चुअल में हमसे बहुत पीछे हैं इकोनॉमिकली, है ना। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, इनसे कोई कंपटीशन नहीं है इंडिया का। इंडियन इकॉनमी जो है इन सब की इकॉनमी आप मिला दोगे तो उससे भी बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद औरतों की हालत इन सब कंट्रीज़ के मुकाबले इंडिया में कहीं कहीं ख़राब आपको मिलेगी। इंडिया की वर्ब है रैंक्स, दूसरी वर्ब है इस। अब देखो एक सवाल है आप लोगों से, जो लोग रेगुलर है क्लासेस में, मुझे पता उनको आता होगा, मालदीव्स के आगे द क्यों लगा? श्रीलंका भी कंट्री है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, मालदीव्स के आगे द लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी? कमेंट्स में डालेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा, और जिन लोगों को नहीं पता वो पढ़ भी पाएंगे, है ना, डालना कमेंट्स में। कह रहा ओनली ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान परफॉर्म वर्स दैन इंडिया इन द रीजन। कह रहे इस पूरे रीजन में सिर्फ 3 ही कंट्रीज हैं, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यही इंडिया से वर्स परफॉर्म करती हैं, ख़राब परफॉर्म करती हैं इस रीजन के अंदर। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान की वर्ब है परफॉर्म, वर्स यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, बैड, वर्स एंड वर्स्ट, याद है ना, बैड, वर्स एंड वर्स्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री प्लस में देन का इस्तेमाल किया गया है। कह रहे इन 2022 कमिंग ऑन द बैक ऑफ अ पैंडेमिक, war and economic crisis, the global gender gap has been closed by 68.1%, which means at the current rate of progress it will take 132 years to reach full parity. कह रहा 2022 में कुछ हुआ था, क्या हुआ था? कह रहा आते हुए बैक पे, पीठ पे एक पैंडेमिक की, एक वॉर की, और एक इकोनॉमिक क्राइसिस की, कई सारे आर्थिक आपदाओं की, क्राइसिस की। कह रहा है इन सब चीज़ों की पीठ पे सवार होते हुए जो 2022 आया था, कह रहा है इस 2022 में क्या हुआ? कह रहा है जो ग्लोबल जेंडर गैप है ना वो क्लोज हो गया है 68.1% से। अब इसका मतलब क्या है? कह रहा है विच मीन्स, इसका मतलब ये है अगर करंट रेट ऑफ प्रोग्रेस को आप देखेंगे तो इसमें लगने वाले हैं इट विल टेक 132 साल, और किसमें, फुल पैरिटी में पहुंचने के लिए, औरतों और आदमियों को बराबर, हर स्केल पे बराबर करने के लिए। तो ऐसा हुआ है 2022 में, अगर आप देखो तो औरतें आदमियों से 132 साल पीछे हैं पूरी दुनिया में एवरेज। गैप की वर्ब है हैज़ बीन क्लोज्ड, विच की वर्ब है मीन्स, ये इन 2022 ये पूरा बता रहा है कमिंग ऑन द बैक को मतलब 2022 कैसा था। किसी की बैक पे सवार होने का मतलब है पहले पैंडेमिक आई, वॉर आई, इकोनॉमिक क्राइसिस आए, इनके साथ में 2022 चल रहा है। तो 2022 जो है ना इन तीनों चीज़ों की पीठ पे सवार होकर चल रहा है। समझ रहे हो ना, हिंदी में ऐसा इसका मीनिंग निकाल सकते हैं।
अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे फटाफट से करेंगे, क्राइसिस वाला। देखो क्राइसिस है सिंगुलर, जब इसमें पीछे आ जाए IS। क्राइसिस का मतलब होता है आपदा, विपत्ति, तूफान, है ना। लेकिन अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो आप कभी भी ऐसे नहीं बनाएंगे इसके आगे ES लिख के। आप क्या करेंगे, इसका IS निकाल देंगे और ES को लिख देंगे। समझ गए ना। तो क्राइसिस का प्लूरल कैसे बनता है, IS की जगह पे ES। वैसे ही इन सभी वर्ड्स का प्लूरल भी आपको बनाना है। बेसिस का बन जाएगा बेसिस, बेसिस। थीसिस का भी उसी तरीके से थीसिस। एनालिसिस का भी एनालिसिस। हाइपोथेसिस को भी ऐसे ही और पैरेंथेसिस को भी ऐसे ही। तो ये 5-6 वर्ड्स हैं, नाउन चैप्टर में हो चुके हैं। IS से खत्म होने वाले वर्ड्स का प्लूरल कैसे बनाना है। अब याद रखना इस चीज़ को, आज के क्विज में इस पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कह रहे among all the regions it will take the longest for South Asia to reach the target 197 years due to a broad stagnation in gender parity scores in the region। कह रहे सभी रीजन्स की अगर बात करें पूरी दुनिया में 132 साल की एवरेज की बात करें तो सबसे लंबा टाइम लगने वाला है साउथ एशिया को, इंडिया वाले रीजन्स को, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, है ना, साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है। और किसमें रीच करने में इस टारगेट तक। अब कितना है हमारे पास टारगेट, 197 साल का। हमें 197 साल लगेंगे औरतों को आदमियों के बराबर लाने में। और क्यों हो रहा है ऐसा, ये हो रहा है वजह से एक बहुत बड़ी मात्रा में जो स्टैग्नेशन आया है। स्टैग्नेशन का मतलब होता है गतिहीनता, रुकावट, इनएक्टिविटी। और किसमें, जेंडर की समानता के जो स्कोर्स में इस पूरे रीजन के अंदर। तो हम सबसे पिछड़े हुए हैं पूरी दुनिया में, ये वाला साउथ एशिया का रीजन। इट की वजह विल टेक। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब ये आपको सॉल्यूशंस देगा, क्या कर सकते हो। कह देयर हैव बीन इनफ नंबर्स फ्रॉम द ग्राउंड टू इंडिकेट दैट इंडिया विद अ फीमेल पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 66 करोड़ हैज़ फॉल्टर्ड ऑन द रोड टू जेंडर पैरिटी। कह रहा है हमारे पास काफ़ी आंकड़े हैं, देयर हैव बीन इनफ नंबर्स, काफ़ी आंकड़े हमारे पास रहे हैं। और कहाँ से, ज़मीनी हकीकत से, ग्राउंड से, बिल्कुल बेस से। और किस लिए भाई, इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए, दैट वो ये कि भारत जो देश है ना, इंडिया, और कैसा इंडिया, जिसमें एक फीमेल पॉपुलेशन है जो विद है, साथ है एक फीमेल पॉपुलेशन के लगभग 66 करोड़ की। कह रहा है ये भारत देश जो है फॉल्टर कर चुका है, ये भारत देश लड़खड़ा रहा है, रील अंडर कर रहा है, स्टैगर कर रहा है। और किसमें, अपने उस रोड में, अपने उस रास्ते में जो है लिंग समानता का, लैंगिक समानता का, जेंडर पैरिटी का। आई बात समझ में। तो काफ़ी आंकड़े हमारे पास हैं कि इंडिया जो है अपनी औरतों के साथ में जस्टिस नहीं कर पा रहा। नंबर्स की वर्ब है हैव बीन, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी। इंडिया की वर्ब है हैज़ फॉल्टर्ड, फॉल्टर का मतलब होता है रील अंडर करना, स्टैगर करना, समझते हो ना, किसी चीज़ के अंदर लड़खड़ाना, किसी चीज़ के नीचे जो है डिफ़िकल्टी से वक्त जो है गुजारना। चलो इनफ पे कॉन्सेप्ट है, जल्दी से देखेंगे। देखो इनफ जो है ना, इनफ ये एक एडजेक्टिव भी है, एक एडवर्ब भी है। नाउन के साथ आएगा तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ आएगा तो एडवर्ब। अब इसकी खासियत ये है कि जब ये एडजेक्टिव होता है, नाउन के साथ में आता है, तो ये नाउन से पहले आता है। और जब ये एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव के साथ आता है, तो ये एडजेक्टिव के बाद आता है। सिंपल कॉन्सेप्ट। देयर वॉजंट मिल्क इनफ इन द जार या इन द जग। जग में इनफ मिल्क नहीं था, पर्याप्त दूध नहीं था। अब इनफ किसके लिए आया, मिल्क के लिए। पर्याप्त दूध, दूध क्या है, एक नाउन है, तो इनफ क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। नाउन के साथ आया है ना, तो आप इसको नाउन से पहले रखेंगे, बस इतना कॉन्सेप्ट है। वैसे ही द मिल्क वॉज इनफ वार्म, मिल्क जो था वो पर्याप्त रूप से गर्म था, वार्म था। अब देखो वार्म नाम के एडजेक्टिव, वार्म का मतलब है गर्म, है ना, गर्म एक एडजेक्टिव होता है, गर्म है, ठंडा, गुनगुना। तो इस गुनगुना गर्म के लिए एक एडजेक्टिव के लिए एक एडवर्ब बन के आया है, एडवर्ब फॉर्म में एडजेक्टिव के बाद में रखा जाता है। तो आप इस सेंटेंस को सही करेंगे, वॉज वार्म इनफ। ठीक है, प्रैक्टिकली इस रूल को मैंने आपको क्वेश्चंस बना के बताया। अब याद रखना इस रूल को हमेशा, आज के क्विज में इस रूल को अपने फिर से जो है रिवाइज करेंगे। कह रहा है इन द पैंडमिक ईयर्स एज इनकम श्रैंक वीमेन फेस्ड हर्डल्स ऑन एवरी फ्रंट फ्रॉम फूड, हेल्थ, एजुकेशन फॉर द गर्ल चाइल्ड टू जॉब्स। कह रहा है पैंडमिक वाले सालों में 2020 से 2022 के बीच में जैसे जैसे हमारी आमदनी कम हुई, इनकम श्रिंक हुई, श्रैंक यहाँ पे श्रिंक की सेकंड फॉर्म है, किसी चीज़ का कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना साइज में। जैसे जैसे हमारी आमदन कम हुई, औरतों ने फेस किया हर्डल्स को, रुकावटों को, हर मोर्चे पे, एवरी फ्रंट पे। और कहाँ से लेके कहाँ तक, फूड, हेल्थ, एजुकेशन लेकर के, गर्ल चाइल्ड के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, कहाँ से लेकर, इन तीनों चीज़ों से लेकर के जॉब्स तक, नौकरियों तक।
तो हर जगह औरतों को इनकम कम होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना जो है करना पड़ रहा है। इनकम्स की वो है श्रैंक, वीमेन की वो है फेस्ड। कह रहा द लेटेस्ट NFHS डेटा 2019-2021 शो दैट 57% ऑफ वीमेन 15 to 49 एज ब्रैकेट आर एनामिक, अब फ्रॉम 53% इन 15-16। कह रहे जो लेटेस्ट डेटा है NFHS का 2019 से 21 का, कह रहा है ये डेटा हमें दिखाता है दैट वो ये दिखाता है कि 57% औरतें 15 से 50 साल की 49 साल की एज की ब्रैकेट में वो अनेमिक है, एनीमिया से पीड़ित हैं, उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स की या आयरन की कमी है। और कह रहे जो ज़्यादा है अब है 53% से पिछले वाले सर्वे के जो आया था 15-16 के अंदर। तो औरतों में एनीमिया बढ़ रहा है, मतलब औरतों में कुपोषण आ रहा है भारत की, कहने का मतलब ये। NFHS डेटा की वर्ब है शो। अब देख लो डेटा की प्लूरल वर्ब लगाई है साहब ने, ऊपर सिंगुलर लगा के आए थे ना गलती से, ऊपर डेटा के लिए सिंगुलर वर्ब लगा दी, कहाँ लगाई थी, कहीं लगाई तो थी यार, देख लेना। हाँ इंडिया, या देखो डेटा के लिए वर्ब लगाई थी सिंगुलर, तो यहाँ पे गलती की थी, यहाँ पे इन्होंने सुधार ली। अब यहाँ पे क्या किया, डेटा के लिए प्लूरल वर्ब यूज़ किए। वीमेन की वर्ब है आर, वीमेन प्लूरल होता है, सभी औरतों की बात करता है। EN लगा है तो वीमेन मतलब सभी औरतें, प्लूरल। चलो कह रहे दो, अब देखो सेमी कोलम के बाद एक सेंटेंस हो रहा है जो इसी से कनेक्टेड है। कह रहे दो 88.7% ऑफ मैरिड वीमेन पार्टिसिपेट इन की हाउस होल्ड डिसीजंस, ओनली 25.4% ऑफ वीमेन एज्ड 15 to 49 ईयर्स हु वर्कड इन द पास्ट 12 months 1921 वर पेड इन कैश। तो अब ये सर्वे से और पता लगा, सर्वे में ये भी पूछा गया कि आप अपने घर के फाइनेंशियल डिसीजंस में या की डिसीजंस में कितना आपकी भूमिका है। तो हमें पता लगा कि इतने % औरतें जो हैं अच्छे तरीके से अपने घर के हर फैसले में, डिसीजंस में हाथ बटाती हैं, अपनी राय रखती हैं। कह रहा है ऐसा होने के बावजूद महज 25.4% औरतें ही हैं इस एज ग्रुप की जो काम कर चुकी हैं पिछले 12 महीने में 19-21 के अंदर। कह रहा है इनको पे किया गया था कैश के अंदर, इनको कैश में कुछ पैसे मिले थे। आई बात समझ में? तो घर में तो पार्टिसिपेशन अच्छा है, लेकिन ये बाहर जो है काम बहुत कम करती हैं, इतनी % औरतों को ही कैश में कुछ पैसा मिला है। ये औरतों की वर्ब है पार्टिसिपेट, इन वीमेन की वर्ब है वर पेड। हु आया है वीमेन के लिए, ऑफ कोर्स इनकी वर्ब है वर्क्ड। एक कॉन्सेप्ट फटाफट करवाते हैं, बड़ा आपको अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा ये। कभी भी मोड ऑफ पेमेंट आ जाए तो आप यूज़ करेंगे बाय को, लेकिन अगर कैश आ जाए, मोड ऑफ पेमेंट तो है कैश, लेकिन अगर कैश आ जाए तो इसके लिए यूज़ करेंगे इनको। जैसे चेक है, DD या डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी कार्ड हो, UPI हो, इन सब के आगे आपको बाय लगाना है अगर आप इनको, इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। कैश के आगे आपको इन लगाना है। मोस्ट पीपल बाय ग्रोसरीज बाय क्रेडिट कार्ड्स, ज़्यादातर लोग ग्रोसरीज को क्रेडिट कार्ड्स के जरिए बाय करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स के जरिए, तो क्रेडिट कार्ड के लिए आप लिखेंगे बाय, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे वाया नहीं लिख सकते, यहाँ पे इन नहीं लिख सकते, बाय जो है बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस देखो, द शॉपकीपर रिक्वेस्टेड अस टू पे बाय कैश, शॉपकीपर ने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप कैश में, बाया कैश जो है आप हमें पैसा दें। अब लोगों की कन्फ्यूजन ये होती है कि क्रेडिट कार्ड के आगे बाय लगाए तो कैश के आगे भी लगा देते हैं, नहीं, कैश अपने साथ लेगा इन। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। कह रहे वीमेन having a bank account or savings account that they themselves use have increased to 78.6% with schemes such as Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana helping, but women participation in the labor force has shrunk। कह रहे वो विमेन जो रखने वाली हैं एक बैंक अकाउंट को या सेविंग अकाउंट को, और वो अकाउंट दैट जिसको वो खुद यूज़ करती हैं, जो उनके खुद के नाम से है, जिनका ATM वो खुद चला लेती हैं, बैंक में चली जाती हैं। कह रहा है ऐसी जो औरतें हैं ना बैंक अकाउंट रखने वाली, कह रहे ये औरतें इंक्रीज हो चुकी हैं कहाँ तक, 78.6% तक। और कैसे हुई हैं ये, हुई हैं साथ ही स्कीम्स के, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की मदद करने के, इन स्कीम्स के मदद करने के साथ ही। कह रहा लेकिन फिर भी बट औरतों की जो भागीदारी है लेबर फोर्स में वो कम हो गई है, हैज श्रंक। तो बैंक अकाउंट्स तो आ गए हैं, लेकिन बैंक में डालने के लिए अकाउंट में पैसे नहीं है, क्योंकि जॉब्स इनके पास कम है, लेबर फोर्स में ज़्यादा औरतें आपको नहीं मिलेंगी। वीमेन की वर्ब है हैव इंक्रीज, डे की वर्ब है यूज्ड, पार्टिसिपेशन की वर्ब है हैज श्रंक। हैविंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो औरतें जो बैंक अकाउंट को हैव करती हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE डेटा इन 2016-17 about 15% women were employed or looking for a jobs।
कह रहा है इस सेंटर के, सरकारी सेंटर के हिसाब से 2016-17 में लगभग 15% औरतें ही एम्प्लॉयड थी या फिर जॉब्स को लुक कर रही थी। आई बात समझ में, इतनी औरतों को ही पास जॉब्स थी 2016-17 के हिसाब से। 15% वीमेन की वो वर एम्प्लॉयड और वर लुकिंग फॉर जॉब्स। अब देखो यहाँ सेमी कोलम लगा के इसी सेंटेंस के बारे में कुछ कह रहा है। कह रहा है दिस मैट्रिक डिप टू 9.2% इन 2021-22। ये मैट्रिक जो है, ये कसौटी जो पैमाना है, पैरामीटर है, ये गोता मार गया इतने परसेंट तक 2021-22 के अंदर। वीमेन की वर्ब है वर एम्प्लॉयड और लुकिंग फॉर, मैट्रिक की वर्ब है डिप्ट। डिप का मतलब है किसी चीज़ का गोता लगाना, किसी चीज़ का डिक्रीज होना। कह रहा है द बेस्ट वे टू इम्प्रूव इंडियाज एबिस्मल रैंकिंग इज टू डू इट राइट बाय वीमेन। कह रहा है सबसे अच्छा तरीका जो है इम्प्रूव करने का इंडिया की वेरी पुअर रैंकिंग को, एबिस्मल बॉटमलेस रैंकिंग को, कह रहा वो वे है इस कि हम डू इट राइट बाय करें, हम जस्टिस करें औरतों के साथ। डू इट राइट बाय समवन मतलब किसी के साथ न्याय करना, किसी को उसका हक देना। तो इसका एक ही रास्ता है, अपने देश की आधी जनता को उसका हक आप जब देंगे तभी वो आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिला पाएगी। द बेस्ट वे की वर्ब है इस। अब इसमें आप जानते हैं वेरी पुअर है ना। कह फॉर दैट इट इज़ इम्पेरेटिव टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन लीडरशिप पोजीशंस एट ऑल लेवल्स सो दैट वीमेन गेट ग्रेटर एक्सेस टू जॉब्स एंड रिसोर्सेज। कह रहे इसके लिए ये चीज़ इम्पेरेटिव है, इस काम के लिए फॉर दैट ये बड़ा ज़रूरी है। इम्पेरेटिव वर्ड आज मैंने आपको करवाया नहीं है, कई बार कर चुके हैं। इसका मतलब होता है बहुत ही अति आवश्यक चीज़ या नेसेसरी ऑब्लिगेशन ड्यूटी। कह रहे इसके लिए हमारी ड्यूटी, कर्तव्य है कि हम इंक्रीज़ करें औरतों का पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हमारी लीडरशिप पोजीशंस में हर लेवल पे, ताकि सो दैट ताकि औरतों को मिले, वीमेन गेट ज़्यादा अच्छा एक्सेस, ज़्यादा अच्छी पहुँच जॉब्स और रिसोर्सेज तक। इट की वर्ब है इज, इम्पेरेटिव मतलब बहुत ज़रूरी, नेसेसरी ड्यूटी। कह रहे इट इज़ ऑल्सो अप टू द गवर्नमेंट टू मूव बियॉन्ड टोकनिज्म एंड हेल्प वीमेन ओवरकम स्टैगरिंग इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर्स। कह रहे ये भी सरकार के ऊपर है, अप टू द गवर्नमेंट है। अप टू समवन का मतलब है किसी के ऊपर होना। कह रहे ये चीज़ भी सरकार के ऊपर ही है, अप टू द गवर्नमेंट है कि वो पार जाए, मूव बियॉन्ड करे, और किसके, टोकनिज्म के। टोकनिज्म एक टोकनवाद नाम का एक सिद्धांत है, हिंदी में बोलते हैं टोकनवाद। इसमें आप आधे दिल से कुछ एफर्ट करते हो सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावा करने वाले एफर्ट्स। तो सरकार का भी ये फर्ज बनता है कि अब वो भी दिखावा करना बंद करे, दिखावा करने से थोड़ा सा और आगे जाए और औरतों को वास्तव में मदद करे कि वो ओवरकम कर सकें, फतह कर सकें ऐसे सोशल और इकोनॉमिक बैरियर्स को, ऐसे आर्थिक और सामाजिक रुकावटों को जो स्टैगरिंग है, शॉकिंग है, स्टनिंग है, आपको हैरान कर देंगे अगर आप इनके बारे में जानोगे तो, है ना। तो ये बैरियर्स बहुत ही ज़्यादा हैरानी भरे हैं और इनको पार करने के लिए सरकार की मदद आनी ज़रूरत है। इट की वर्ब है इज। टोकनिज्म मैंने आपको बता दिया, हाफ हार्टेड एफर्ट्स, ऐसे एफर्ट्स जिनमें आपका पूरा दिल और जान और इंटेंशन ना लगाओ। स्टैगरिंग मतलब स्टनिंग। चलिए, बहुत ही प्यारा आर्टिकल था, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल था और सिंपल था। अब अपने मूव करेंगे क्विज़ पे। क्विज़ भी मैंने बहुत सिंपल बनाया है। एक ऐसी चीज़ जो बहुत पुअर हो और बॉटमलेस हो, उसको क्या बोलेंगे, ऑलरेडी आपको पता है, फॉल्टर बोलते हैं, स्टैगरिंग बोलते हैं, अबिस्मल या स्टैग्नेशन। सही आंसर कमेंट में रखा है, फर्स्ट कमेंट से मेरे से अपने वाले को मैच कर लेना। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है इनफ नाम का वर्ड कैसे यूज़ करोगे, ग्रेव इनफ या इनफ ग्रेव। थर्ड में आपसे पूछा है क्राइसिस या क्राइसिस में से कौन सा वर्ड सही रहेगा इस आर्टिकल को देखते हुए। अब ये मैं आपको करवा चुका हूँ, क्राइसिस, एनालिसिस, पैरेंथेसिस, थीसिस, है ना। तो ये कौन सा वर्ड आप यूज़ करोगे, यहाँ पे आपको चूज़ करना है। चौथे और पाँचवें में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी चेक नाम के वर्ड के साथ में और दूसरी एरर मिलेगी आपको कैश नाम के वर्ड के साथ। दोनों एरर्स को फाइंड करो, कमेंट सेक्शन में आंसर्स हैं, हिंट्स के साथ में मैच कर लेना। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। इस आर्टिकल पे आपकी क्या राय है, 2-3 सेंटेंस में अगर लिख सको तो ज़रूर से लिखने की कोशिश करना इन इंग्लिश लैंग्वेज। एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, एग्जाम्स नज़दीक हैं आपके तो। एसएससी, बैंकिंग और राइटिंग का तीनों का कोर्सेज फुल फ्लेजेड अवेलेबल है। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, मेरी टीम से बात कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। Until then, signing out.